हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आज हम लोग जो है फर्स्ट ईयर क्लास यूपी बोर्ड के फर्स्ट ईयर क्लास के फिजिक्स के ऊष्मा स्थानांतरण वाले पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। और उस पाठ में हम लोग जो यूनिट ऊष्मा का है उसमें पहला पाठ है ऊष्मा स्थानांतरण। और उस ऊष्मा स्थानांतरण के पहले पाठ में हम लोग एकदम अंतिम चरण की ओर हैं। अब ऊष्मा में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा, दर और भी जो चीज़ें थीं उसको हम लोग अलग अलग जगहों पे उसको समझे हैं। इसमें ऊष्मा स्थानांतरण में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है व्यावहारिक कृष्णपिंड। व्यावहारिक कृष्णपिंड प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक बॉडी या कृष्णपिंड किसे कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि किसी भी वस्तु पे जब विकिरण आपतित होता है तो आपतित विकिरण का कुछ भाग जो है इस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। विकिरण का कुछ भाग जो वस्तु के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है और विकिरण का कुछ भाग जो है वस्तु अपने में से होके इसको आगे गुजरने देता है, अर्थात विकिरण जो आगे निकल जाता है। ऊष्मा जो है या विकिरण जो है किसी वस्तु को इसी तीन तरह से प्रभावित करती है। तो एक ऐसी वस्तु की कल्पना करें जो अपने ऊपर पड़ने वाले विकिरण के संपूर्ण भाग को अवशोषित कर ले, तो ऐसे वस्तु को ही हम लोग कहेंगे कृष्णपिंड, ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णपिंड। आदर्श कृष्णपिंड मतलब वह पिंड जो अपने पर गिरने वाले विकिरण के समस्त भाग को अवशोषित कर लेता है, उसे हम लोग आदर्श कृष्णपिंड के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग आदर्श कृष्णपिंड का व्यावहारिक उपयोग, व्यावहारिक वो देखेंगे कि इसका व्यावहारिक कैसे किया जा सकता है, इसका व्यावहारिक में क्या स्थिति होती है। आदर्श कृष्णपिंड का व्यावहारिक आदर्श कृष्णपिंड कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए फेरी नामक वैज्ञानिक ने काम किया था। और फेरी ने आदर्श कृष्णपिंड को व्यावहारिक रूप में बनाया था। कैसे बनाया था? तो उसके लिए एक छोटे गोली आकार का एक वस्तु जिसमें एक बारीक छिद्र हो, इसका भीतरी भाग जो है लैंप ब्लैक से लेपित हो और इसके सीध में जो है यहाँ पर एक शंक्वाकार परावर्तक लगा हो और ये जो है किसी बाहरी आवरण से ऐसे ढका हो और इसमें से कोई भी यहाँ जो और इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है, या इसमें कोई निर्वात ही हो या इसमें कोई कुचालक पदार्थ भरा हो, तो यह वस्तु जो है एक आदर्श कृष्णपिंड की भांति जो है व्यवहार करेगा या करता है। क्योंकि इसका भीतरी पृष्ठ जो है लैंप ब्लैक, भीतरी पृष्ठ जो है लैंप ब्लैक से इस पे लैंप ब्लैक पोत दिया गया है। तो ये लैंप ब्लैक इस भीतरी पृष्ठ पे लगाया गया है। और लैंप ब्लैक की विशेषता होती है कि वह अपने पर गिरने वाले विकिरण का लगभग 99% भाग जो है अवशोषित कर लेता है। लैंप ब्लैक ऐसा पदार्थ है जो अपने ऊपर गिरने वाले विकिरण का 99% अवशोषित कर लेता है। लगभग 1%
विकिरण का ही या तो वो पारगमन करता है या नहीं तो परावर्तन करता है, उत्सर्जन करता है। तो इसमें से जब विकिरण इस नैरो होल से जब इसके भीतर प्रवेश करेंगे तो ये सबसे पहले इस शंक्वाकार जो परावर्तक तल है इससे टकराएंगे। इससे टकराने के बाद ये कहीं पर भी जाएंगे इसके अंदर तो पहले अटैम्प्ट में ही 99%, अब जो 1% बच गया यहाँ से परावर्तित होकर फिर दूसरे किसी सतह से जाकर टकराएगा और वहाँ पे फिर 1% जो बचा उसका 99%, अब बची हुई ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो गई। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं कि इसके भीतर जो है लगातार ऊर्जा एकत्र होती रहेगी और जो ऊर्जा या जो विकिरण इसके भीतर प्रवेश कर जाएगा वह विकिरण जो है इसके बाहर नहीं निकल पाएगा, अर्थात ये अपने ऊपर गिरने वाले हर तरंगदैर्घ्य के विकिरण को क्या करेगा, ये हर तरंगदैर्घ्य के विकिरण को ये अवशोषित कर लेगा और जो पदार्थ अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं ऐसे ही पदार्थ को हम लोग कहते हैं कृष्ण पिंड। तो यह फेरी के द्वारा निर्मित आदर्श व्यवहारिक कृष्ण पिंड है। वैसे सामान्य अवस्था में आदर्श कृष्ण पिंड का पाया जाना संभव नहीं है। काजल या लैंप ब्लैक का सबसे अधिक अवशोषण क्षमता होता है, लगभग 99%। बाकी पदार्थों का जो अवशोषण क्षमता होता है वो इससे कम ही होता है। तो यह हम लोगों का व्यवहारिक कृष्ण पिंड जो कि फेरी के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद से हम लोग देखेंगे बीन का विस्थापन नियम। बीन का विस्थापन नियम मतलब जब किसी वस्तु पे ऊष्मा या विकिरण आपतित होता है तो उस ऊष्मा को या उस विकिरण को वस्तु अवशोषित भी करता है और उत्सर्जित भी करता है। तो किसी भी वस्तु के ऊष्मा, किसी भी वस्तु के एक ग्राफ यहाँ थोड़ा सा देखा जाए, तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा। किसी गर्म वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा होती है, उस उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए उससे निकलने वाले विकिरण और उत्सर्जित ऊर्जा के मात्रा के बीच में अगर वक्र खींचे लो तो वह वक्र जो है लगभग इस तरह का मिलता है। इस तरह का मिलता है मतलब अधिक तापमान पे चलेंगे लोग तो इस ई लैम्डा वक्र और लैम्डा के अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल से उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा का ज्ञान होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पता ये चलता है कि ये जो ऊर्जा है एक नियत ताप पर, मान लीजिए 990 केल्विन पे है अगर, तो इस 990 केल्विन पे हम उस वस्तु का ताप जो 990 केल्विन रखें, 990 केल्विन ताप पर इस तरंगदैर्घ्य पे ऊर्जा इतनी निकल रही है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है और फिर एक निश्चित सीमा तक ऊर्जा की मात्रा उस ताप पर बढ़ के ये ई का अधिकतम मान है, ये ऊर्जा की मात्रा अधिकतम है और इस ताप पर 990 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर अब यदि ताप तरंगदैर्घ्य को लैम्डा एम से भी आगे बढ़ावें तो ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा जो है क्या होगी, घटती जाती है। यानी कि देखने में ये आता है कि जो ये तरंगदैर्घ्य है, यह तरंगदैर्घ्य एक निश्चित ताप पर एक उच्चतम ऊर्जा का तरंगदैर्घ्य भी निश्चित होता है। इसको हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। लैम्डा एम वह तरंगदैर्घ्य है जिस पर एक नियत ताप पर किसी भी वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा की तीव्रता जो है सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक तीव्रता की ऊर्जा का उत्सर्जन जिस तरंगदैर्घ्य पे करता है वह वस्तु, उसी तरंगदैर्घ्य को हम लोग कहते हैं लैम्डा एम। तो बीन ने अपने नियम में यही कहा था कि वस्तु का ताप बढ़ाया जाए। जैसे इसमें देखिए ताप यहाँ ये 990 केल्विन लिए, उससे अधिक ताप यहाँ का होगा और लैम्डा एम जो अब पहले से और कम हो गया। ये 1600 केल्विन लिए तो लैम्डा एम का मान जो और पहले आ गया। निम्न ताप पे लैम्डा एम का मान इतना है और जब ताप बढ़ाया गया तो लैम्डा एम का मान क्या हो गया, घट गया। इसी तथ्य को बीन ने अपने नियम में प्रस्तुत किया था और उसी नियम को हम कहते हैं बीन का विस्थापन नियम। बीन के विस्थापन नियम में एकदम सीधा शब्दों में बात को कहा गया है कि किसी कृष्ण पिंड से उत्सर्जन से बद्ध तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है, बद्ध तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है, इस तरंगदैर्घ्य का मान जो है यह ताप बढ़ने के साथ घटता है। उस वस्तु के ताप के बढ़ने के साथ घटता है
और या सीधे शब्दों में कहें तो उत्सर्जित ऊर्जा से बद्ध तरंग दैर्घ्य का मान उस वस्तु के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सरल शब्दों में उत्सर्जित विकिरण के तरंग दैर्घ्य का मान उस वस्तु के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी को हम लोग बराबर करें तो ये हो जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू बी बाई टी, जहाँ b इज द बीन कांस्टेंट, b को हम कहते हैं बीन का नियतांक। और यहाँ से मिल जाता है हम लोगों को लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी। यह है बीन के विस्थापन नियम से प्राप्त सूत्र। अब यहाँ पे b का मान जो है लगभग 2.9 इंटू 10⁻⁴ b का जो वैल्यू होता है 2.9 इंटू b⁻⁴ केल्विन मीटर होता है, केल्विन मीटर होता है ये b का मान। ये छोटा सा बीन का नियम, किसी भी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य उस वस्तु के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे बेहतर है, छोटा सा नियम है, छोटे से काम में ये नियम जो पूरा हो जाता है। इसके बाद है किरचॉफ के विकिरण का नियम। किरचॉफ के विकिरण का नियम किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के विकिरण का नियम, किरचॉफ के विकिरण का नियम कि किसी भी वस्तु के नियत ताप पर, एक नियत ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जन क्षमता, किसी भी वस्तु के लिए नियत ताप पर, दो चीज नियत करना होता है, नियत ताप तथा निश्चित या दिए गए तरंगदैर्घ्य, नियत ताप तथा निश्चित तरंगदैर्घ्य, नियत ताप तथा निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए किसी वस्तु के उत्सर्जन क्षमता, किसी भी वस्तु के उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता के बीच में संबंध दिया जाता है। संबंध क्या है और नियम अब पूरा स्पष्ट, ठीक से स्पष्ट समझिए। किसी भी वस्तु के नियत ताप पर एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए उस वस्तु के उत्सर्जन क्षमता, उस वस्तु के उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत होता है और यह अनुपात जो है उसी ताप पर आदर्श गैस के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। एक बार फिर शुरू से, किसी भी वस्तु के लिए नियत ताप पर और दिए गए तरंगदैर्घ्य के लिए, नियत ताप और एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए उस वस्तु के उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत रहता है और उसी ताप पर उस वस्तु के उसी ताप पर आदर्श पिंड के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। अब जैसे कि इस नियम को और व्यापक रूप में आप लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे? ई लैम्डा, ए लैम्डा, फिर ई लैम्डा, दूसरे किसी ताप के लिए ए लैम्डा, फिर ई लैम्डा किसी तीसरे ताप के लिए ए लैम्डा। ये सब अनुपात बराबर होता है और किसी भी ताप पर उसी के आदर्श कृष्ण पिंड के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। तो व्यापक रूप में ऐसे, शार्ट रूप में ऐसे, यही है हम लोगों के किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम के लिए हम लोगों को फाइनली ये सिद्ध करना होता है। तो किरचॉफ का नियम स्पष्ट हुआ कि किसी भी पिंड के लिए, किरचॉफ के नियम का स्टेटमेंट क्या होगा कि किसी भी पिंड के लिए नियत ताप पर और दिए गए तरंगदैर्घ्य के लिए उस पिंड के उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत होता है और यह अनुपात जो है उसी ताप पर उस वस्तु के उसी ताप पर आदर्श कृष्ण पिंड के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। अब इस तथ्य को हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो इसको सिद्ध करने के लिए अब हम लोग मानेंगे, अब इसको हम लोगों को सिद्ध करना है, ई लैम्डा बाई ए लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा। इसको सिद्ध करने के लिए मानेंगे कि एक समान ताप परम टीप पर एक खोखला बर्तन है जिसके
जिसका ताप जो है ये T है, और इस T ताप पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का विकिरण का T ताप पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य के विकिरण का उत्सर्जन को हो रहा है, और उस वस्तु का उत्सर्जन क्षमता, ये अवशोषण क्षमता A लैम्डा तथा उत्सर्जन क्षमता जो है E लैम्डा है। अवशोषण क्षमता A लैम्डा और उत्सर्जन क्षमता जो है E लैम्डा है। तो उस वस्तु पर लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह प्रति एकांक क्षेत्रफल तथा प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा E लैम्डा होगी और अवशोषित ऊर्जा की मात्रा जो है A लैम्डा होगी। तो कुल ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो उस वस्तु के द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित कुल ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा वस्तु के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की जो मात्रा होगी, ये होगा E लैम्डा तो हो गया प्रति एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा, और इसमें गुणा करा लेंगे किसका? डेल्टा लैम्डा का, या ये जो डेल लैम्डा है इसका। ये हो गया उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, और अवशोषित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? अवशोषित ऊर्जा की मात्रा ये हो जाएगा A लैम्डा इंटू क्यू। अब यदि वह वस्तु साम्यावस्था में है तो साम्यावस्था में उस वस्तु के लिए क्या होना चाहिए? साम्यावस्था के लिए उस वस्तु में क्या होना चाहिए? तो साम्यावस्था में उस वस्तु के उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा बराबर होना चाहिए, अर्थात A लैम्डा इंटू क्यू बराबर हो जाएगा E लैम्डा इंटू डेल लैम्डा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसका संबंध बनाना है हम लोगों को आदर्श कृष्ण पिंड से। तो अब माना जाएगा कि माना उसी ताप पर मतलब T ताप पर आदर्श ब्लैक बॉडी के लिए, कृष्ण पिंड के लिए, तो कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता तो सीधे होती है पूरा एक होता है। तो कृष्ण पिंड के लिए A लैम्डा का मान, अवशोषण क्षमता जो 1 होता है, मतलब जितना भी उस पृष्ठ पर वो क्या कहते हैं विकिरण गिरता है सबको अवशोषित कर लेता है, तो A लैम्डा का मान 1 होगा। और ये अवशोषण क्षमता हो गया, और अवशोषण क्षमता कितना होगा? अवशोषण हो गया उत्सर्जन क्षमता, तथा उत्सर्जन क्षमता कितना होगा? उत्सर्जन क्षमता ये होगा कितना? तो E लैम्डा का मान होगा कितना? कैपिटल E लैम्डा, जहाँ कैपिटल E लैम्डा जो है उस किसके आदर्श कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद A और E लैम्डा का मान उठा कर रख देंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से मिल जाएगा हम लोगों को 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा कितना? E लैम्डा की जगह पर कैपिटल E लैम्डा इंटू डेल लैम्डा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब सीधे समीकरण 1 में 2 का भाग कर दीजिए, समीकरण 1/2 से। तो A लैम्डा क्यू अब बटे क्यू, और इधर है E लैम्डा इंटू डेल लैम्डा अब बाई कैपिटल E लैम्डा इंटू डेल लैम्डा। ये इससे कट गया, क्यू से क्यू कट गया। अब यहाँ से हो गया, अब ए को यहाँ कर दे, E लैम्डा को यहाँ कर दे, यहाँ से मिल जाएगा E लैम्डा बाई A लैम्डा इज इक्वल टू E लैम्डा। यानी कि किसी भी नियत ताप पर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत होता है, और यह जो है उसी ताप पर उस कृष्ण पिंड के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। तो यहाँ आके हम लोगों का जो है सिद्ध हो जाता है ये किरचॉफ का नियम। इसके बाद से किरचॉफ के नियम का हम लोगों के दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है।
और किरचॉफ के नियम से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी पिंड की अगर उत्सर्जन क्षमता अधिक है तो उस पिंड की अवशोषण क्षमता भी अधिक होगी, और यदि उत्सर्जन क्षमता कम है तो अवशोषण क्षमता भी कम होगा। इसको और अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो सरल भाषा में ये कहा जा सकता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं और बुरे अवशोषक, ऊर्जा के बुरे अवशोषक जो है बुरे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे अवशोषक में कुछ जो अच्छे चालक पदार्थ होते हैं वो अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। वस्तुओं में देखा जाए तो काला वस्तु जो है सबसे अच्छा अवशोषक होता है, और सफ़ेद वस्तु जो होता है सबसे बुरा अवशोषक होता है। तो सफ़ेद और काला वस्तु के ऊपर हम लोग अगर बात करें तो दैनिक जीवन में इस किरचॉफ नियम का बहुत उपयोग भी है। इस ऊष्मीय विकिरण से संबंधित दैनिक जीवन में बहुत उपयोग भी है। जैसे रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में दिन जो है बहुत गर्म होते हैं, दिन जो है बहुत गर्म होते हैं, और रात जो है बहुत क्या होती है, रात जो है बहुत ठंडी हो जाती है। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होते हैं और रात जो है बहुत ठंडी होती है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि जो रेगिस्तान में रेत होता है, यह रेत जो है ऊष्मा का सुचालक है। तो जो विकिरण उस रेत के पृष्ठ पे गिरता है वह विकिरण उस रेत को अधिक गहराई तक गर्म करता है। यानी कि गिरने वाले विकिरण का अधिकांश भाग से रेत की ऊष्मा बढ़ती है। रेत की ऊष्मा बढ़ने के कारण रेत गर्म हो जाता है, और गर्मी के दिनों में रेगिस्तान जो बहुत अधिक गर्म प्रतीत होता है या होता है। अब चूँकि रेत सुचालक है, इसलिए ठंडी की रात होते समय जब बाहर का तापमान घटता है तो रेत से शीघ्रता से ऊष्मा जो है निकलकर फिर वायुमंडल में और अंतरिक्ष में बिखर जाता है। इसलिए रात के समय जो है रेगिस्तान अधिक ठंडा हो जाता है। इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि गर्मी के दिनों में हम लोग ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन वही जब ठंडी के दिन आते हैं तो ठंडी के दिनों में हम लोग गहरे और रंगीन कपड़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, काले कपड़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो शुरू में ही आपको बताया हम कि काला वस्तु जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। तो बाहर से ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित करने के लिए ही हम लोग गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा और ठंडी के दिनों में काला कपड़ा या गहरे रंग के कपड़ों का चुनाव करते हैं, जिससे कि हम लोगों को अतिरिक्त ऊर्जा जो है वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से जो है मिल जाए। इसके बाद व्यवहारिक जीवन में बात करेंगे इस विकिरण के उपयोग का। तो खाना बनाने वाले बर्तनों के पेदी को हम लोग क्या कहते हैं? इसके पेदी पे मिट्टी का लेपन कर देते हैं या इसको खुरदुरा बनाते हैं। तो मिट्टी का लेपन करने और खुरदुरा बनाने के पीछे एक ही रीज़न है कि उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और पृष्ठ के पेदी पे जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं मिट्टी का लेपन वगैरह कराने से, और इससे जो है क्षेत्रफल बढ़ने से अवशोषित होने वाली ऊर्जा की या ऊष्मा की मात्रा जो है अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। फिर चाय के केतली का बाहरी सतह चमकदार बनाया जाता है। चाय के केतली का बाहरी सतह जो है चमकदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि चाय के केतली में जो चाय जो होता है वो गर्म होता है, और गर्म विकिरण जो है अगर बाहरी सतह जो है सफ़ेद पेंट है तो सफ़ेद पेंट का मतलब ये हुआ कि वह बुरा अवशोषक है और अच्छा परावर्तक है। बुरा अवशोषक है, अच्छा परावर्तक है। इस प्रकार गर्म चाय को ये जल्दी से या शीघ्रता से ठंडा नहीं होने देता है। थर्मस में भी यही सिस्टम होता है। थर्मस में नीचे थर्मस, और थर्मस में गर्म पदार्थ या गर्म पेय रख दिए हैं, तो इसको गर्म बनाए रखने के लिए इसको एक खोल के भीतर रखते हैं जो कुचालक पदार्थों से क्या होता है, भरा होता है। थर्मस का भीतरी भाग जो है निकिल या किसी चमकदार सतह से बनाते हैं, और निकिल या चमकदार सतह से बनाने के कारण ऊष्मा जो है इस थर्मस से बहुत कम मात्रा में बाहर निकल पाता है,
और यहाँ पे रुई, नमदा या उस तरह से उच्च क्वालिटी के कोई कुचालक पदार्थ भर दिए जाते हैं, जिससे कि इस थर्मस में स्थित या थर्मस की जो ऊर्जा है या उष्मा है उसको ये जो है कुचालक पदार्थ जो है बाहर नहीं निकलने देता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आप पढ़ेंगे और ये सभी उदाहरण हम लोगों के जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी हैं, इनका ध्यान रखिए। अगले वीडियो में अब इस पाठ का समापन है, अगले पाठ के संबंध में अगले वीडियो में आपको फिर बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।